क्या करोगे सुन के मुझसे मेरी कहानी, बेलुप्त जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। जीवन की क्या अजीब विडंबना है। यहां एक गरीब किसान के बेटे की उपलब्धियों का प्रचार होने के बजाय छवि को दागदार बना दिया गया। दरअसल ये कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, अनपढ़ 3 बहनों के भाई, गांव का पहला पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, नेशनल लेवल के खिलाड़ी एवं एक राइटर की है, जो कहता है कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, जैसे सच्चाई के लिए लड़ता रहा हूं यूं ही लड़ता रहूंगा। हां, मैं डीपी यादव हूं। डीपी यादव यानी धर्मपाल यादव की कहानी शुरू होती है आज से 70 साल पहले एक स्वतंत्रता सेनानी के घर से। वो साल 1948 का था। जिला बुलंदशहर, गांव सरफाबाद, जहां डीपी यादव का जन्म हुआ। धर्मपाल यादव 4 भाई और 3 बहन थे। परिवार गरीब था, पिताजी किसान थे। तब सरफाबाद नहीं बल्कि सिर्फ आबाद हुआ करता था। आज भले ही नोएडा जैसे चमकते शहर पर यह गांव माथे की बिंदी हो, लेकिन तब 1948 में यह एक बंजर और खादर भूमि हुआ करती थी। दरअसल बरसों पहले जब गांव की बुनियाद पड़ी, तब इस गांव का नाम सिर्फ आबाद रखा गया, यानी कि एक आदमी के द्वारा बसाया गया गांव। यह गांव भले ही राजधानी के करीब था, लेकिन इस गांव का सच तो यह था कि ना यहां बिजली थी, ना सड़क थी, ना जीने का कोई साधन। हमारे पिताजी अकेले थे और हम 4 भाई 3 बहनें। उनका रुझान देश की गुलामी के वक्त आज़ादी के आंदोलन में था। आज़ादी मांगने, लेने और आंदोलन करने वाले लोगों के साथ वो जुड़े हुए थे। एक किसान होने के साथ साथ ऐसे वक्त में, ऐसे इलाके में जहाँ शिक्षा का भी कोई प्रबंध ना हो, तो खैर उस परिवेश में बड़े हुए, पले, शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा में भी विशेष बात यह है कि हमारे पूरे इलाके में लड़कियों का कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, इसलिए हमारी बहनें अनपढ़। हम चारों भाई जरूर कोई 12वीं, कोई 10वीं, कोई ग्रेजुएट, इस तरीके से हुआ। बाकी बुनियादी तौर पे हमारा पेशा वही खेती करने का रहा। और परिवार इसी ढंग से, जैसे कि मध्यम वर्गीय परिवार गांव में खेती करके, मेहनत करके चलता है, आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे बढ़ने का क्रम इस तरह शुरू हुआ। फिर बड़े दोनों भाई दूध के व्यापार में लगे। मैं तो तब कॉलेज में था। उन्होंने धीरे धीरे दूध के व्यापार में अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाना शुरू किया, तो उससे भी एक आर्थिक दृष्टिकोण से परिवार मजबूत होने लगा। और खेती की जमीन हमने और भी दूसरे किसानों से ली, अच्छी पैदावार होने लगी। एक बैल का हल पहले चलता था, फिर बाद में आकर 4 बैलों के 2 हल हमारे घर हो गए। पहले एक ही हल था अकेला, 2 बैल उसमें चलते थे। बाद में आकर जब आर्थिक मजबूती आई, 2 बैल 4 हो गए और 2 हल चलने लगे। मैंने अपने हाथों से भी हल चलाया है, इसलिए हम उन्हीं परिवारों से आते हैं जहां मेहनत की जाती है, मेहनत करके खाया जाता है। डीपी यादव गांव के पहले पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति हैं। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने डीपी यादव का एडमिशन बीएचयू यूनिवर्सिटी में करवाया था, जहां पर उन्होंने कॉलेज की राजनीति करते करते सियासत का ककहरा सीखा। इतना ही नहीं, बल्कि तब भी वह युवाओं के आदर्श हुआ करते थे, क्योंकि डीपी यादव एक एथलीट भी हैं। न सिर्फ एथलीट, बल्कि वो कबड्डी और वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर भी रहे हैं। बहुत कम लोग यह भी जानते हैं कि डीपी यादव 3 किताबों के लेखक हैं और उनके किताबों का विमोचन तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने किया था। हाँ, मैं अच्छा एथलीट रहा हूं और मैं समझता हूं कि कबड्डी में और वॉलीबॉल में तो मैं नेशनल तक गया हूं। तो ये शौक भी गांव से ही शुरू हुए, क्योंकि यहाँ गांव में पहले हमारे में वॉलीबॉल, पूरे इलाके में कई गांवों में वॉलीबॉल खेली जाती थी, फिर बाद में स्कूल कॉलेजों में। तो इस तरीके से, और फिजिकली शिक्षा हमारे गांवों का शौक है। यहाँ पहलवानी करने का शौक इस पूरे इलाके में है। आदमी मजबूत, तकड़ा रहना चाहता। शायद ये उस बात की परिणति है कि दिल्ली के आसपास बसने वाले लोग
पहले से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ये जो नदियों का इलाका है, इसमें बहुत मजबूत पानी है। यहाँ पी करके, पानी को पी करके 15 वर्ष का बच्चा ही जवान हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर पूरे इलाके में ही अच्छे हेल्थ वाले, तकड़े लोग, पहलवान लोग होते चले आए हैं। अब 70 साल बाद गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब यह जगह बुलंदशहर में नहीं बल्कि नोएडा में आती है और गांव का नाम सिर्फ आबाद नहीं बल्कि सरफाबाद हो गया है। मजे की बात तो यह है कि डीपी यादव ने इस गांव की एक भी इंच जमीन का अधिग्रहण नहीं होने दिया, जबकि पूरे नोएडा में जमीन का अधिग्रहण हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि अब इस गांव के 90% लोग करोड़पति हैं। डीपी यादव जब मंत्री बने तब जाकर कहीं इस गांव में बिजली और सड़क आई। तब तक लोग दिया बाती और लालटेन के उजाले तले रहने को मजबूर थे। देखिए, बुनियादी तौर पे एक जनप्रतिनिधि को अपने इलाके, अपने प्रदेश और अपने गांव की परवाह तो करनी चाहिए। मैं यहाँ का रहने वाला था तो निश्चित तौर से जानता था कि मुझ में अगर सत्ता की कोई भी ताकत पैदा हुई है, आई है, जिससे मैं उसे अपने इलाके के सुधार में लगा दूं, उसमें मेरा गांव भी है। हाँ, गांव के किसानों की एक बार आवाज़ ये जरूर उठाई, क्योंकि किसान उस वक्त नहीं चाहते थे कि उनकी ज़मीन बहुत सस्ते पैसे के रूप में चली जाए। और शुरू में नोएडा में यही हुआ कि 5 रुपये गज का मुआवजा में दिया गया। अब आज नोएडा लाखों रुपए गज में बिकता है। तो वो किसान जो धरती माँ को अपनी माँ कहता है, उसकी जमीन जब जा रही थी तो उसको तकलीफ तो थी। खेती के अलावा कोई चारा तो था ही ना। यहाँ गांव के लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था खेती के अलावा। तो इसलिए मैंने तब अपने गांव के लिए विशेष काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। डीपी यादव के पिता ही उनके असली हीरो हैं। पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उस समय वो पटेल आंदोलन में शामिल थे। आंदोलन की वजह से उन्हें 21 दिन की जेल भी हुई। इस सजा को उन्होंने बुलंदशहर जेल में रहकर ही काटा। स्वतंत्रता सेनानी होने की वजह से डीपी यादव के पिता का गांव में बड़ा नाम था और डीपी यादव खेल कूद और अपने शारीरिक क्षमता के कारण अपने आसपास के लोगों में काफी लोकप्रिय थे। और इसी छवि की वजह से सभी गांव वाले एक साथ मिलकर बिना किसी चुनाव लड़ाए डीपी यादव को गांव का प्रधान बना दिए। वो दिन था और आज का दिन। फिर उसके बाद कभी डीपी यादव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव का प्रधान तो जब गांव के लोगों ने देखा कि मैं कॉलेज से वापस आ गया था, तो उन्होंने, हम लोग गांव के लोगों में ताऊ, चाचा, भाई, बहन, इस तरीके से सबके लोग गांव में बैठक होती हैं। बैठक इन द सेंस कि 10 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, सुबह बैठे हैं, शाम को बैठे हैं, तो एक चर्चा का विषय तो रहता ही है। तो गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के और प्रधान बना दिया अनअपोज। उस वक्त चुनाव भी नहीं हुआ था। तो प्रधान बनने के बाद मन में यह आई भाई कुछ सुधार भी होने चाहिए। तो इसलिए गांव में कुछ सुधार शुरू हुए। तो गांव के लोगों को अच्छा लगा। फिर मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया। तो ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ मैं उस रूप में बना कि उस वक्त से आज तक सबसे ज़्यादा वोट पा करके ब्लॉक प्रमुख में तब यहाँ बना था। तो ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद मैंने इलाके में बहुत काम किया। उससे ये और थिंकिंग विस्तारवादी हो गई। तो उसके बाद में उसका जो इम्प्रेशन है, प्रभाव है, बाकी क्षेत्रों में पड़ा। तो उसके बाद जो है मैं विधायक बन गया। खास बात तो ये है कि इतना सब कुछ के बाद भी डीपी यादव को किसानी से लगाव है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के दिनों में जब वह घर पर होते थे तो खेत में बैलों का हल चलाना और बुआई करना उनका शौक था। खेत में चाहे फसलों की बुआई हो या फिर उसकी कटाई, बुग्गी गाड़ी को चलाना हो या फिर खुरपी से लेकर दतारी का इस्तेमाल, डीपी यादव सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। एक दौर ऐसा भी था कि अभाव भरे हजारों किसानों के बीच जब डीपी यादव ने खेती बाड़ी संभाली थी तब किसान उत्साहित हो गए थे और यह बात किसान आज भी नहीं भूलते। देखिए, मैं सारे नेताओं को तो चैलेंज नहीं करता, लेकिन हमारे नेता लोग ज्यादा माइक पे भाषण कुछ देते हैं, करते कुछ हैं। लेकिन मैंने सोचा कि उस पब्लिक में जहां तुम कुछ कहते हो
अगर कुछ प्रैक्टिकल काम भी किया जाए तो पब्लिक को लगेगा कि हाँ काम हो रहा है। ठीक जैसे वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा, बिसौली के लोगों ने, साहब हमारा गन्ना 1 रुपया और 100 रुपये कुंटल बिकता है, कोई पूछता नहीं है, यहाँ चीनी मिल जरूर होना चाहिए। तो ये पहला प्राइवेट चीनी मिल लगा जो मैंने लगाया, और इसलिए लगाया कि वहाँ का किसान इतना दुखी था कि उसको अपने गन्ने की कीमत मिलती नहीं थी। आज करीबन 300 से 400 करोड़ रुपया उन किसानों के बीच में हर बरस बढ़ता है गन्ने की कीमत के रूप में। तो रोजगार तो मिला ही किसानों को, और सरसब्ज भी हुए, खुशहाल भी हुए। तो इस लिहाज को लेकर के हमने चीनी मिल लगाए, क्योंकि एक चीनी मिल से कम 35-40 हजार किसान जुड़े हुए होते हैं। तो उनकी अगर भलाई करोगे तो रेस्पॉन्स तो भलाई में मिलेगा आपको। बहुत कम लोगों को पता है कि डीपी यादव को सभी पार्टियां उनके छात्र जीवन से ही बहुत मानती थीं। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता अरुण जेटली जब दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में अध्यक्ष हुआ करते थे, तब डीपी यादव MMH कॉलेज के प्रेसिडेंट होते थे। उसके बाद डीपी यादव मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए, तब जनता दल हुआ करता था, और उसी समय बीपी सिंह का अभियान भी चल रहा था। उसमें डीपी यादव MLA बने, फिर मंत्री बने, फिर आगे भी लगातार MLA बनते रहे, और इस तरह से डीपी यादव लगातार 3 बार विधायक बने। बता दें कि आजादी के बाद से अब तक डीपी यादव के अलावा जिला बुलंदशहर से लगातार 3 बार कोई भी विधायक नहीं बना। धनी नहीं, दरअसल काम करने का इरादा तो अपने मन में हमेशा शुरू से ही रहा, और हम ऐसे इलाके के लोग थे कि जहां कोई काम हुआ ही नहीं था कभी। मुलायम सिंह जी के साथ ठन्ने का नहीं मतलब उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, रंजिश नहीं है, वो बड़े नेता हैं आज भी कल भी। तो लेकिन उन्होंने शायद किसी के कहने पर ये भूल कर दी कि हम उनके विश्वास के साथी थे, और उन्होंने उसी विश्वास के साथी की उस सीट पर जो उसकी सिटिंग पार्लियामेंट्री सीट थी, यानी मैं उस टाइम संभल सीट से MP था, उन्होंने उसी सीट पर जाकर अपना नॉमिनेशन कर दिया। तो जब आपके वजूद को कोई अपने घर गेट पे खड़े होकर चैलेंज करे, तो फिर भगवान कृष्ण की गीता याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा कर्म करना आदमी का फर्ज है, और सच्चाई के लिए अगर कर्म करने में कोई जद्दोजहद भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। कहते हैं कि डीपी यादव का तब सियासत में वो रसूख था कि मुलायम सिंह से तकरार होते ही ये खबर जब दिल्ली की सियासत में पहुंची, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने PMO से फोन करा करके डीपी यादव को तत्काल बुलवा लिया। क्या कहानी है, आप भी जानिए। प्रधानमंत्री अटल जी थे, तो उनके कार्यालय से फोन आया। मैं तो दिल्ली में अपने MP हाउस में बैठा था, तो लड़का जो हमारा PA था उसने आके बताया जी PM हाउस से फोन। मैंने फोन लिया तो सामने रंजन जी की आवाज थी, रंजन भट्टाचार्य जी, जो अटल जी के रिश्तेदार थे। तो मैंने रंजन जी की आवाज को पहचान कर कहा, रंजन जी आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ दीप भाई मैं ही बोल रहा हूँ, और अटल जी आपसे बात करना चाहते हैं। बोला तो एक प्रधानमंत्री एक MP को कॉल करे तो नेचुरली हमारा तो फर्ज बनता है, और वैसे भी अटल जी बहुत बड़े पर्सनैलिटी, बहुत बड़े उनमें थे, महान विचारकों में, और वो प्रधानमंत्री थे। तो मैंने प्रणाम किया उनको और कहा कि अटल जी क्या सेवाएं बताएं। उन्होंने कहा भाई चुनाव तो लड़ना चाहते हो, तुम्हारी सीट पे तो मुलायम सिंह यादव ने नॉमिनेशन किया। मैंने कहा हाँ जी, वो यादवों के बहुत बड़े नेता भी हैं और हमसे तो कई मायनों में बड़े हैं, लेकिन कर दिया, इस बात की तकलीफ जरूर है, और चुनाव तो लड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम PM हाउस आ जाओ। मैं PM हाउस चला गया। उन्होंने कहा जाओ लखनऊ से अपना AB फार्म पे आ जाओ, AB फार्म ले आओ, राजनाथ जी और कल्याण सिंह वहाँ आपको मिलेंगे, और तुमको हम मुलायम सिंह जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाते हैं। अब मेरे लिए तो खुशी की बात थी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैं तुरंत वहाँ से लखनऊ चला गया। लखनऊ मुझको AB फार्म मिल गया और कहा गया, राजनाथ जी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा नॉमिनेशन होना चाहिए,
अच्छा नॉमिनेशन हुआ, बढ़िया हुआ, चुनाव बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया हुआ कि कल्याण सिंह की लास्ट मीटिंग में करीबन 80-90 हजार लोग मौजूद थे। कल्याण सिंह जी ने कुछ भाषण बहुत मजबूती से दिया, तो उससे विपक्षी खेमे में एकदम से खलाबली मची। क्यों? कुछ लोगों के इरादे रहते हैं चुनावों में कैप्चरिंग कर लेंगे, ये डलवा देंगे, वो डलवा देंगे। ऐसा पहले एक बार हुआ, और जब पहले एक बार हुआ था तो मैंने माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका दायर की थी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वो फैसला मुलायम सिंह जी के खिलाफ दिया था। उन्हें करप्ट प्रैक्टिस का दोषी माना गया था। तो इस बात से भाई दूसरे लोग कैप्चर करेंगे या कर लेंगे, कल्याण सिंह जी ने वो भाषण, चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आगाह किया कि कोई आदमी ये ना सोचे कि हम कैप्चर करके और वोटों का वो कर देंगे, अपने फेवर में डाल देंगे। और किसके प्रति? मेरे विचार से तो ये समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह जी की पार्टी के प्रति उन्होंने कहा था, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका था। और महज मेरे कहने से नहीं हो चुका, कोर्ट ने इसको साबित किया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, कि मुलायम सिंह जी करप्ट प्रैक्टिस के दोषी हैं। तो कुल मिलाकर के कल्याण सिंह ने भाषण दे दिया तो पता लगा कि वो अगली रात कोई सरकार गिरा दी गई यूपी की, और वो महज मुझे चुनाव में हराने के लिए गिराई गई थी। मतलब सारा मीडिया जानता, इंटरनेशनल मीडिया सब जानता था, इंग्लैंड से लेकर के कहाँ के मीडिया वाले लोग रोज बेचारे खेतों में घूमते फिरते थे चुनाव के वक्त, और चुनाव हमारा क्लियर था। बात चाहे केंद्रीय सियासत की हो या फिर प्रदेश की राजनीति की, दोनों जगहों पर डीपी यादव ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 80 के दशक से लेकर अब तक देश के सभी सियासी पार्टियों में सियासी लोगों से डीपी यादव के व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं, चाहे वो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे हों या फिर कद्दावर नेता। अब या तो उसे यूं कह सकते हैं कि मिलनसारता का स्वभाव, और हमें तो वैसे भी राजनीति सीखने का बहुत शौक था, उसमें अच्छा लोग क्या क्या करते हैं इस बात के लिए, इसलिए सब लोगों से मिलते भी रहे। और जिन्होंने कभी ये भी कहा कि भाई एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी से चुन करके गया, तो हम लोग को मायावती जी ने बुला करके कहा कि भाई यादव जी, आप भी गरीबों की बात बहुत करते हैं और गरीबों की राजनीति और गरीबों को ताकत देने की बात करते हैं, लड़ाई तो हमारी आपकी एक ही है, क्या हम दोनों साथ साथ? बोला बहन जी कमाल है, मैं जो भी मेरे विधायक हैं उनके साथ विधानसभा में आपका साथ दूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी को उनके साथ इसलिए नहीं मिला पाया कि कई लोगों की, बड़े नेताओं की कथनी और करनी में फर्क है। वो बोल तो देते हैं, लेकिन जब वो करने का वक्त आता है तो करते नहीं है। इसलिए करीबन हम काफी लोगों से अलग होते चले गए, क्योंकि अपना इरादा राजनीति में कुछ दूसरा था कि अगर नौजवानों की बात की जाए तो वास्तव में उनको ताकत देने की बात हो, उनको रोजगार देने की बात हो, उनको आगे बढ़ाने की बात हो, उनको शिक्षा देने की बात हो। महज खाली माइक पे बोल करके हम राजनीति चले जाएं, करके लखनऊ में बैठ जाएं, तो वो ताकत नहीं बनती। डीपी यादव अपने पिता से किया वादा आज तक नहीं भूले और इसी को ध्यान में रखकर 10,000 बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करते हैं और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहना चाहते हैं। डीपी यादव और भी काम करने वाले तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम भी करते हैं। इसके अलावा कोविड के बाद परेशान हुए 60 बच्चों को भी डीपी यादव ने गोद लिया, जिनका खर्चा वो खुद उठाएंगे। तो ऐसे हैं डीपी यादव। डीपी यादव को याद है कि उनके समय में स्कूल नहीं थे, इसलिए वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है, जिसके लिए डीपी यादव ने स्कूल खोलने का काम किया, जहां कई हजार बच्चे आज शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए, जीवन कसौटी तो है, कठिनाई तो है, संघर्ष तो है, लेकिन जीवन खूबसूरत भी, अच्छा भी, उसको अच्छी तरह जिया जा सकता है, बशर्ते कि आदमी का जो IQ है, उसके जीवन जीने का जो ढंग है, वो थोड़ा नेचर के साथ जुड़ा हो, प्रकृति के साथ जुड़ा हो, और उसमें अपना ज्यादा स्वार्थीपन ना हो। देखिए, स्वार्थ तो होता है, उसके बगैर तो
कोई आदमी ना चल सकता ना रह सकता है, लेकिन वो स्वार्थ उतना ही हो जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। इसलिए जीवन को एक कठिन तपस्या भी कहा गया है, जीवन को एक आनंद की डगर भी कहा गया है। तो अपना अपना ढंग है। कई लोग बेचारे पैदा होते हैं पूरी जिंदगी वो छीना झपटी में ही बिता देते हैं। कई लोगों का स्वभाव ही इतना होता है कि पूरी जिंदगी तू मैं में ही गुजर जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना स्वार्थ इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि भूख ही खत्म नहीं होती। क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग दिमाग दिया है। ये ऊपर वाली कुदरत है। एक ऐसा ढांचा या सांचा उसके पास है कि आदमी की आवाज से लेकर शक्ल और सूरत तक हर आदमी की अलग ही है। ये तो हो सकता है मेरी नाक आपसे मिलती हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं पूरा का पूरा आपसे मिल जाऊं। तो ऊपर वाला बहुत महान है। तो यहां दिमाग आया तो हर आदमी के पास अपना एक दिमाग है। वो जैसे डेवलप होता है आदमी उसके अनुसार एक्ट करता है। तो एक्ट करता है तो जिधर उसका दिमाग जाएगा, डाइवर्ट होगा, प्रेरित होगा, उसके अनुसार वो जिंदगी बिताने का काम करेगा। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं मोटे शब्दों में तो ये कह सकता हूँ कि क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। मतलब जितना संघर्ष हम लोगों ने किया और जितना उत्पीड़न हम लोगों का हुआ, बाप रे बाप किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान की ताकत, ऊपर वाले की ताकत, कुछ परिवार की ताकत कि हम लोग चलते रहे और चलते चलते आज जहां भी खड़े हैं कोई बुरी जगह नहीं है। डीपी यादव के पिताजी नहीं चाहते थे कि डीपी यादव राजनीति में जाएं, इसलिए उन्होंने डीपी यादव को रोका और कहा कि राजनीति में अब बहुत सारे लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें राजनीति में नहीं जाना चाहिए। लेकिन डीपी यादव ने अपने पिता को भी मना लिया। डीपी यादव के जिद के सामने उनके पिता मान गए और कहने लगे कि बेटा मेरी दो बातें याद रखना कि बेशक नंगे पैर रास्ते व सड़क पर खड़ा होना पड़े तो भी कभी बेईमान मत बनना, और अगर कभी तेरे कानों में किसी गरीब की आवाज आ जाए तो अपनी जान पर खेलकर भी मदद करना। आज तक डीपी यादव इसी राह पर चल रहे हैं और अभी तक वो हजारों लड़कियों की शादी करा चुके हैं और न जाने अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो इस तरह से डीपी यादव आज भी अपने पिता से किया हुआ वादा निभा रहे हैं और वो फिर से वही कहते हैं कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, जैसे सच्चाई के लिए लड़ता रहा हूं यूं ही लड़ता रहूंगा। हाँ, मैं डीपी यादव हूं।